हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीसीएस मंथन। आज है 3 अप्रैल और आज की न्यूज़ देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। हाल ही में एन चंद दत्त जो आईएमएफ के सलाहकार परिषद में इन्हें शामिल किया गया है और इनकी नियुक्ति टाटा सन्स के चेयरमैन जो हैं एन चंद्रशेखरन को प्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ये है, इन्हें शामिल करने का उद्देश्य ये है कि ये इनोवेशन लेकर के आएंगे, उद्यमिता लेकर के आएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे और जो भी माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, उन पे अच्छे से चर्चा हो सकेगी। तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आईएमएफ जैसी संस्था में नियुक्ति होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलें तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जीआई टैग से रिलेटेड। तो कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलई माणिक्य माला को मिलेगा जीआई टैग। पहला डेल्टा क्षेत्रीय कृषि उत्पाद है। कुंभकोणम पान पत्ता जो है पहला डेल्टा क्षेत्रीय कृषि उत्पाद है। जब कोई चीज़ फर्स्ट होती तो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोवलई माणिक्य माला ये विशेष रूप से ओलियंडर और गुलाब से बनी माला है और कुंभकोणम पान का पत्ता ये कावेरी नदी में उगाया जाता है। आपसे नदी चेंज कर सकते हैं, हो सकता है गोदावरी लिख दें। हरे रंग और विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और थोवलई माणिक्य माला ये कन्याकुमारी जिले के कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। रत्न जैसी चमक के लिए इसे जाना जाता है। तो जीआई टैग बहुत न्यूज़ में रहते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला स्टेट कौन सा है और सबसे पहले किस उत्पाद को जीआई टैग मिला था और वो किस स्टेट से था। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है ऑपरेशन कगार से घबराए नक्सलियों ने वार्ता पर का प्रस्ताव रखा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन कगार है वो किससे रिलेटेड है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ऑपरेशन जो कगार है वो नक्सलाइट एरिया से रिलेटेड है, नक्सलियों से रिलेटेड है और ये स्पेशली झारखंड और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नक्सलाइट एरिया आपका पाया जाता है। तो ये केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये वार्ता हुई है। वार्ता का प्रस्ताव नक्सली केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने किया है और छत्तीसगढ़ सरकार की ने मिलकर के आपस में वार्ता हुई है। तो आप याद रखिएगा, स्पेशली आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन कागार जो है वो किससे रिलेटेड है, वो नक्सलियों नक्सलाइट एरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है पीएफआरडीए के नए चेयरमैन हैं एस रमन। तो आज 2 अपॉइंटमेंट हमने पढ़ी है। एक तो अभी हमने आईएमएफ का पढ़ा है, एस चंद्रशेखरन उसमें अपॉइंट हुए हैं और दूसरी है हमारी पीएफआरडीए के नए चेयरमैन एस रमन की नियुक्ति हुई है। एस रमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है, दीपक मोहंती का स्थान लिया है। तो कई बार जिसको रिप्लेस किया होता है उसका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, दीपक मोहंती को। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर जो है वो पूनम गुप्ता बनी है और पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर बनी। इनका कार्यकाल कितना रहेगा, टेन्योर आपसे पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट में लिख देंगे। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल है। वर्तमान ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक हैं और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं और 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी रही हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और हाल ही में जो अभी आरबीआई की गवर्नर कौन है, इन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ ऐलान। अभी आपने देखा भी होगा और सबसे ज़्यादा जो टैरिफ मिला है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो टैरिफ है वो लगाया गया है कंबोडिया पे। 49% टैरिफ लगाया गया है, जो बहुत ज़्यादा है। भारत की बात करें तो भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है, जापान पर 24%, ऑटो सेक्टर पर उन्होंने 25% लगाया है, वियतनाम पे 46 है। अगर हम सेकंड नंबर पे देखें कंबोडिया के बाद तो वियतनाम पे टैरिफ लगाया गया है। स्विट्ज़रलैंड पर 31%, दक्षिण अफ्रीका में 30%, इंडोनेशिया में 32%, ब्राज़ील और सिंगापुर में 10% लगाया गया है। दुनिया भर के देशों के साथ समान टैरिफ नीति इनका कहना है। और भारतीय निर्यात पर किस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, वो टेक्सटाइल सेक्टर पे है। जो हमारा क्लोथिंग का सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, इससे प्रभावित हुआ है। तो आप याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस पे लगा है, कंबोडिया पे 49% और भारत पे लगा है 26%। सेकंड हाईएस्ट लगा है वियतनाम पर 46%।
नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है। अब नई जो मजदूरी दर है उसमें 252 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। मतलब जो मनरेगा के मजदूर होते हैं उनकी जो दैनिक वेतन है वो 252 रुपये होगा। पिछली मजदूरी दर थी 237 रुपये प्रतिदिन। 15 रुपये का वृद्धि इसमें देखी गई है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है अब प्रवासन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिली है। उद्देश्य क्या है? विदेशी नागरिकों के आगमन, ठहराव और निर्वासन को विनियमित करना। तो ये अप्रवासन विधेयक, कोई नया विधेयक आता भी राज्यसभा में, इसे मंजूरी मिली है। अब इसको अगले चरण के लिए किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जब वो मुहर अपना साइन कर देंगे देन ये इसको मंजूरी मिल जाएगी। तो ये अप्रवासन से रिलेटेड है, इसे आप याद रखिएगा। अभी आपने पढ़ा भी होगा, हाल ही में जो वक्फ विधेयक था वो भी हमारा पास हो गया है और इसने 1995 वाला जो विधेयक था उसकी जगह ली है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, शनि के 128 नए चंद्रमा की खोज हुई है। तो ये याद रखिएगा, इसकी खोज करता है एडवर्ड एस्टन और उनकी टीम ने। टेलीस्कोप कौन सा है? कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप है। और अब शनि के कुल 274 जो है चंद्रमा है, आप इसे याद रखिएगा। आकार तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अभी हाल में किसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, चंद्रमा है, तो वो हमारे सैटर्न के हैं, शनि के हैं। और कितने हैं? 128। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है आर्कटिक क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव। तो आर्कटिक क्षेत्र जो है हमारा, उसमें वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पता भी है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो मिनरल्स हैं और ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ़ की टोपियाँ भी तेज़ी से पिघल रही हैं, जिससे उपयुक्त प्राकृतिक संसाधन और नए शिपिंग मार्ग सामने आए हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। इस स्थिति के कारण आर्कटिक देशों के बीच सैन्य रुख और क्षेत्रीय दावों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है भारत का रक्षा निर्यात 2025। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने रक्षा निर्यात में मील का पत्थर हासिल किया है। 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है जो हमारा रक्षा निर्यात है। यह वृद्धि तोप खाने के गोले, बंदूकें और छोटे हथियारों की बिक्री में वृद्धि का कारण है। तो हमारा रक्षा निर्यात जो है वो कितना बढ़ गया है? पिछले वर्ष की तुलना में 12.04% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है मवेशी प्रजनन के लिए IVF तकनीक। हाल ही में पुडुचेरी ने पशुधन प्रबंधन में मील का पत्थर हासिल किया। इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र IVF-ET तकनीक के माध्यम से पैदा हुए पहले बछड़े का जन्म हुआ है। तो इसे याद रखिएगा कि पुडुचेरी पशुधन प्रबंधन ने ऐसा किया है कि मवेशी प्रजनन को किया है IVF तकनीकी से। और ये विकास राष्ट्रीय गोकुल मिशन द्वारा समर्थित एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। तो ये स्टेटमेंट में आपसे दे सकते हैं, पुडुचेरी ने किया है और ये गोकुल मिशन जो है उसी पायलट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर WCD की रिपोर्ट आई है। केंद्रीय महिला और विकास मंत्रालय ने ये की है, रिपोर्ट जारी की है हाल ही में। जलवायु परिवर्तन कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को कैसे प्रभावित करता है। ये किसकी रिपोर्ट है? हमारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है। और इसके अनुसार महिलाओं और बच्चों को आपदाओं के दौरान मृत्यु का अधिक जोखिम होता है। तो ये आप अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं, जो मेंस के आप आंसर लिखते हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आता है या फीमेल्स और बच्चों से रिलेटेड आता है, वहाँ पे आप इसे कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ लखपति बाईदेव कार्यक्रम। हाल ही में असम ने लखपति बाईदेव कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है वुमेंस को, और प्रशिक्षण के माध्यम से महिला उद्यमी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके, और जिसका लक्ष्य 40 लाख महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को इसमें शामिल करना है। तो ये कहाँ का है लखपति बाईदेव कार्यक्रम? ये है हमारा असम का। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है OpenAI का ओपन वेट लैंग्वेज मॉडल। OpenAI GPT-2 के बाद अपना पहला ओपन वेट लैंग्वेज मॉडल लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस मॉडल में तर्क क्षमताएं भी होंगी। इसका उद्देश्य डेवलपर्स को सार्वजनिक रूप से सुलभ शिक्षित पैरामीटर प्रदान करना है। तो आपने देखा भी होगा, जैसे अभी गिबली वाला भी चल रहा है, तो उसी तरीके से AI में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया एडवांसमेंट होता जा रहा है। तो ये OpenAI का नया ओपन वेट लैंग्वेज मॉडल तैयार हुआ है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है देवराय प्रथम के शासनकाल के ताम्रपत्रों का अनावरण किया गया है। देवराय प्रथम के शासनकाल का हाल ही में पुरातात्विक खोज का प्रतीक है, और इसमें विजयनगर साम्राज्य, जो कि हम पढ़ते भी हैं, साम्राज्य से जुड़ी प्लेटें
के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की गई है। आपको पता भी होगा जो कृष्णदेव राय से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आमुक्तमाल्यद की इन्होंने रचना की है, तेलुगु का स्वर्ण युग है, साहित्य का क्लासिकी युग है, अष्टदिग्गज जो है वो इससे रिलेटेड है, कृष्णदेव राय के कार्यकाल से रिलेटेड है, हम्पी है, विट्ठल मंदिर है। बहुत सारे डेटा फैक्ट जो है वो आपके कृष्णदेव राय से रिलेटेड पूछा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य का तो आपको पता ही होगा कि हरिहरबुक का जो 2 भाई थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और बहुत सारी रचनाएं कृष्णदेव राय की पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने एक नगर भी बसाया था जिसे नागलापुर या नागलपुर करके कहते हैं। तो जो भी जैसे यहाँ पे करंट भी बताया जा रहा है और स्टैटिक भी आप इसे लिंक करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही होंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक करंट मिला करके पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट में। इसलिए जो भी आप करंट पढ़ते हैं उसे स्टैटिक से लिंक करके ही पढ़िएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे वीडियो में पूछे हैं आप उन्हें ज़रूर आंसर करिएगा, इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी। अगर आपको नहीं भी आंसर आते होंगे आप गूगल कर सकते हैं। जब आप गूगल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। कैसा रहा आज का डिस्कशन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।